हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम चैप्टर 28 का जो पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम एसिड क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये टॉपिक, बट हम इसको विद एग्जांपल बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी डेप्थ में पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और आप स्मार्टली स्टडी करना चाहते हैं, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हमने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें कि ये सब इंक्लूडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ फर्दर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हमने एनपीए क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करना था, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफाइड एनपीए क्लासिफिकेशन। मतलब एनपीए में जो क्लासिफिकेशन है वो बोरोवर वाइज की जाती है, नॉट फैसिलिटी वाइज। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी पर्सन ने, कोई पर्सन है जिसका नाम है राम, उसने दो लोन लिए, एक पर्सनल लोन लिया, एक होम लोन लिया है। पर्सनल लोन की पेमेंट वो टाइम से कर रहा है, तो उसका रिकॉर्ड अच्छा है, स्टैंडर्ड एसेट हो गया वो। अब जो होम लोन लिया था उस पर डिफॉल्ट हो गया, 90 डेज हो गए तो पेमेंट नहीं गई, तो एनपी हो गया अकाउंट। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी है कि अगर किसी बोरोवर ने मल्टीपल लोन्स लिए हुए और उसमें से एक लोन जो है पे डिफॉल्ट हो गया या वो एनपीए हो गया, तो दूसरा लोन भी जो ऑटोमेटिकली एनपीए बन जाएगा। ये रूल्स हैं और यही करना पड़ता है बैंक्स को। अब एलसी गारंटी रिलेटेड डेबिट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर किसी ने एलसी के अगेंस्ट जो इंपोर्ट के थ्रू जो 3 लाख का मान लीजिए गुड्स भिजवाई थी और पेमेंट नहीं किया है, तो वो बोरोवर के मेन अकाउंट से जो है उस अकाउंट को अलग नहीं माना जाता है, सेपरेट अकाउंट उसको नहीं माना जाएगा, वो लिंक होगा बोरोवर के मेन अकाउंट से। और उसके ऊपर भी सेम प्रूडेंशियल्स नॉर्म्स ही फॉलो होंगे, जैसे एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स होते हैं, तो वो अलग नहीं है जो एलसी का अकाउंट है। अब अगर कोई बिल डिस्काउंट किया गया है अंडर एलसी, तो जहां तक अगर पेमेंट टाइम से आ रही है, इशूइंग बैंक ने जो है टाइम से पेमेंट कर दी है, तब तक तो ठीक है, एनपीए नहीं होगा। बट अब क्या होता है, अगर डॉक्यूमेंट जो है एलसी में नॉट ऑनर्ड एंड बोरोवर ने रीपे नहीं किया इमीडिएटली, इशूइंग बैंक की साइड से भी पेमेंट जो है क्या होगी, डिले होगी ड्यू टू एनी रीजन, और बोरोवर ने उसको जो रीपे नहीं किया इमीडिएटली, तो बिल जो है एनपीए हो जाता है फ्रॉम द डेट जब वो उस पे मेंशन होता है कि अब पेमेंट नहीं आ रही है, और बोरोवर ने भी तुरंत जो है उसकी रीपेमेंट नहीं की, एनपीए बन जाएगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम पढ़ चुके हैं कि अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू के साथ इनका जो स्वैपिंग जस्ट स्वैप की करते हैं, ये वाले अकाउंट्स होते हैं। तो मान लीजिए किसी पर्सन का 50,000 का जो अमाउंट पड़ा है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बैंक को पे करने के लिए, बट 90+ डेज के लिए अगर पेमेंट नहीं गई, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एनपीए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कंसोर्टियम अकाउंट्स क्या होते हैं? मतलब किसी एक पर्सन ने मल्टीपल बैंक से जो है लोन लिया हुआ है, किसी ने एसबीआई, उसने एसबीआई से लोन लिया है, पीएनबी से लिया है, आईसीआईसीआई से लिया है। पर्सन एक ही है, बैंक अलग अलग है, लोन अमाउंट भी डिफर है। मान लीजिए एसबीआई से 4 लाख का लोन लिया, पीएनबी से 5 लाख का, एंड आईसीआईसीआई से भी 5 लाख का लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? जो इंडिविजुअल बैंक के रिकवरी रिकॉर्ड है उसके ऊपर बेस्ड होगी। जो मेंबर बैंक से, मेंबर बैंक कौन से हो गए, यही आईसीआईसीआई, पीएनबी, मतलब 3 बैंक से लोन लिया था किसी पर्सन ने, अब वो जो है डिफॉल्ट हो गया, एनपीए बन गया, तो बैंक क्या करते हैं, अपने अपने शेयर्स को एनपीए में कंसीडर कर लेंगे, जितने जितने शेयर्स का उन्होंने लोन दिया हुआ था, और लीडिंग बैंक से कंसेंट लेके अपने अकॉर्डिंग जो रिकवरी ट्रांसफर करेंगे। अब फ्रॉड इरोडेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन ने होम लोन लिया था और मॉर्टगेज में दी थी वही प्रॉपर्टी जिस पे लोन लिया था। अब मान लीजिए वो मॉर्टगेज पे जो प्रॉपर्टी दी है उसको सिक्योरिटी बोलते हैं ना मॉर्गे। अब वो सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी, क्योंकि बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया मान लीजिए, तो उस अकाउंट को डायरेक्टली ही डाउटफुल और एसेट बोल देंगे। कोई स्टेजिंग नहीं होगी यहाँ पे। स्टेजिंग का मतलब क्या है? जैसे हम फॉलो कर रहे थे कि पहले आते हैं सब स्टैंडर्ड, फिर आपके डाउटफुल, फिर लॉस एसेट्स। बट जब यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है और थोड़ा सीरियस इशू है कि जो सिक्योरिटी है उसी की वैल्यू डाउन होगी क्योंकि बोरोवर ने कुछ डिफॉल्ट किया होगा, तो यहाँ पे हमने उस अकाउंट को डायरेक्टली डाउटफुल और लॉस में कंसीडर करना है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब एग्रीकल्चर सोसाइटीज में, जैसे हम एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं कि जो क्रॉप सीजन थे, जैसे सिंगल क्रॉप, डबल क्रॉप में क्या होता है, अगर 2 क्रॉप सीजन तक ओवर ड्यू थी तो एनपीए होगा, जैसे वीट था,
और शुगर केन के केस में क्या होता है, अगर वन क्रॉप सीजन तक पेमेंट नहीं आई तो एनपीए होता है। बट एग्रीकल्चर सोसाइटी में डिफॉल्ट इन वन लोन डज नॉट अफेक्ट द अदर्स, मतलब एक पे अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो वो दूसरे को नहीं इफेक्ट करता। और अगर आप इंडिविजुअल मेंबर्स को लोन कर रहे हो आउटसाइड द ऑन लैंडिंग स्कीम तो फिर बोरोवर वाइज जो एनपीए नॉर्म्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। अब फुली सिक्योर्ड एडवांसेस में क्या होता है, अगर आप लोन ले रहे हो अगेंस्ट एफडी एनएससी या लाइफ पॉलिसीज के अगेंस्ट लोन लिया होता है, ये टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, तो यहाँ पे उनको एनपीए नहीं करार किया जाता अगर वो ओवर ड्यू भी हो गया। मान लीजिए किसी ने पेमेंट मिस कर दी बट लोन है किसके अगेंस्ट, एफडी लाइफ पॉलिसीज, क्योंकि ये थोड़े सिक्योर्ड डिपॉजिट्स होते हैं, तो इन पे जो इनको एकदम से एनपीए नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बैंक आपके एफडी से जो है एडजस्ट कर लेता है अमाउंट। अब नॉट एप्लीकेबल टू लोन अगेंस्ट गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बट ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपने लोन लिया है गोल्ड के अगेंस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हमने बात करनी है प्रोजेक्ट लोन की। मान लीजिए किसी ने लोन लिया था बैंक से प्रोजेक्ट लोन 20 लाख का, तो एक टर्म आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे डीसीसीओ, इसकी फुल फॉर्म होती है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, मतलब कब से स्टार्ट हुआ है एक्चुअल में, लोन तो ले लिया बट काम कब से स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हैं डीसीसीओ। अगर डिले हो रहा है ड्यू टू वैलिड रीजन और आरबीआई के नॉर्म्स के अंडर है तो हम तो उसको स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में मानेंगे। एग्जाम्पल है कि किसी ने लोन लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, कोई प्रोजेक्ट लोन लिया था कोई हाईवे बनाने का, मशीनरी खराब होगी या बाहर से मंगवाई थी तो वो पहुंची नहीं है, तो वो तो वैलिड रीजन है, तो यहाँ पे एनपीए उसको नहीं बोलते हैं हम। बट अगर ओनरशिप भी चेंज होगी, मान लीजिए कॉस्ट ओवर रन होगी या कुछ और प्रॉब्लम होगी कि दो इसमें किसी ने जो प्रोजेक्ट हायर किया था अब वो डिफॉल्ट कर गया, तो फिर उस केस में एनपीए वाले रूल ही फॉलो होंगे। अब लोन अगर इंटरेस्ट मोराटोरियम के साथ है, मोराटोरियम का मतलब क्या होता है कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो इंटरेस्ट बिकम ड्यू ओनली आफ्टर मोराटोरियम एंड्स। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी ने 1 साल तक मोराटोरियम पीरियड लिया था कि हम मैं इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करूंगा, और 1 साल के बाद अगर वो पेमेंट नहीं कर रहे इंटरेस्ट की तो फिर वो एनपीए हो जाएगा। बट जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड तक अगर पेमेंट नहीं की गई है तो एनपीए नहीं कहलाया जाएगा। जैसे ही मोराटोरियम पीरियड एंड होता है देन इट बिकम अ एनपी। अब हाउसिंग और स्टाफ लोन में क्या होता है कि एनपी क्लासिफिकेशन उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है अगर आप एक्चुअल में डिफॉल्ट कर रहे हो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के ऊपर। अब बात करेंगे गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस की, यहाँ पे थोड़ी सी रूल अलग है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने। यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी है लोन के पीछे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, मान लीजिए किसी एमएससीएमई का लोन अप्रूव हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, एनपीए नहीं कहलाया जाएगा अगर 90 डेज पास हो गए हैं। बट अगर गवर्नमेंट ने गारंटी अभी रिवोक नहीं की है, गवर्नमेंट ने गारंटी वापस नहीं ली है, तब तक जो है एनपीए नहीं होगा। बट स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये चीज फॉलो नहीं होगी, वहां पे सिमिलर रूल फॉलो होते हैं कि एनपीए नॉर्म्स ही फॉलो होंगे। एनपीए नॉर्म्स क्या थे, 90 डेज तक पेमेंट नहीं गई तो अकाउंट क्या हो गया आपका, एनपीए हो गया। तो इफ ड्यू रिमेन्स अनपेड फॉर 90+ डेज। अब ये था हमारा टॉपिक आज का जिसको कि हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ओवर ड्यूज के रिलेटेड कंसोर्टियम पीरियड क्या था, डीसीसीओ फुल फॉर्म्स, मतलब ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बताना है इन कंसोर्टियम इन ईच मेंबर बैंक मस्ट क्लासिफाई द एसेट बेस्ड ऑन, कौन से उस पे बेस्ड होगा एबीसीडी ऑप्शन में से, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल डिस्काउंटेड अगर हम एलसी में करते हैं तो उसको क्लासिफाई किया जाता है एज एनपी, तो राइट आंसर है अगर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हुए, बॉरोवर फेल टू पे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स एंड राइटिंग ऑफ द एनपीए कैसे किया जाता है इन पार्ट्स में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये टॉपिक जो है तो हमारा थोड़ा वास्ट है, तो आसानी से भी द एग्जाम्पल जो है हम इसको पार्ट में कंटिन्यू करते रहेंगे। अब अगर आप जैव एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और आपके पास जैसे टाइम कम ही होता है बिकॉज यू पीपल आर वर्किंग, तो यू हैव अ लेस टाइम और आप 12 डेज में अपना जैब को क्लियर करना चाहते हैं, तो वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें फॉर 12 डेज मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस लेके आप इन 4 कंपोनेंट्स को बहुत आराम से कवर करते हो विद लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, आपके डाउट्स जो हैं प्रॉपरली दूर किए जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक में जो है आप कूपन कोड, वेबसाइट पे जाइए, लिंक जो कूपन कोड है हमारा जैव80 उसको यूज कीजिए और फ्लैट 80% डिस्काउंट आपको मिलेगा। वन मोर थिंग विच वी नीड टू टेल यू, आप अपनी जैब की प्रिपरेशन को और ज्यादा आसान कैसे बना सकते हैं। एक तो हमारा सुपर क्रैश कोर्स है जिसमें हमने बता दिया कि 12 डेज में मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होगी। अब हमारा है बैंकर्स कैप्सूल कोर्स जिसमें 4 कंपोनेंट्स में
यस, 4 कंपोनेंट्स में, ईच कंपोनेंट में, ईच मॉड्यूल वाइज जो है वीडियोस के थ्रू जो है आपको टॉपिक्स जो प्रिपेयर कराए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAP75, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड यू कैन मेल अस आल्सो एट द hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।